अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9 की मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 का नाम क्या है? मैट्रिसेस एंड दी डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस से मुराद क्या है कि स्टूडेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ एंट्रीज होती हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि 3 है, 2 है, 5, 9, 4, 7 वट एवर की कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। जब हम इन वैल्यूज को रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं, रोज में और कॉलम्स में लिखते हैं और इनको इनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये जो फॉर्म बनती है हमारे पास, ये मैट्रिक्स फॉर्म बनती है। तो मैट्रिक्स यानी अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एंट्रीज in rows and columns and enclose them in square brackets। तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो मैट्रिक्स बनेगी। तो अब मैट्रिक्स की अगर जहाँ तक बात की जाए तो हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। तो इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम क्या बनेगा? तो मैट्रिक्स में नाम से बात क्या होता है कि हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है। अब अगर इसके ऑर्डर की बात की जाए तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या क्या आएगा। तो ऑर्डर मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास जो रोज हैं इन्हें मैं कहता हूँ कि मेरे पास m है और जो कॉलम है ये मेरे पास n है। तो अब जब भी ऑर्डर हम लिखते हैं तो हमेशा हम m क्रॉस n या m बाय n की फॉर्म में लिखते हैं, यानी पहले हम रोज को लिखेंगे और फिर दूसरे नंबर पे हम कॉलम्स को लिखेंगे। तो अच्छा, अब यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि मेरे पास रोज कितनी है, तो रोज क्या होती है? लाइन होती है। तो लाइन हमारे पास अगर आप देखें कितनी है, ये 1 है और ये 2 है। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, ये 2 रोज है। और अगर कॉलम देखें आप तो कॉलम कितने हैं मेरे पास? 3 है। तो यानी 2 बाय 3। तो यहाँ अगर आप लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 2 बाय 3। तो मेरे पास ये इस मैट्रिक्स का नेम बनेगा, या जो बुक वाला जो बात कहता है ये इसका ऑर्डर बनेगा। अच्छा, अब ऑर्डर तो बन भी गया, मैट्रिक्स की समझ आ गई। इसके बाद मैट्रिक्स की बहुत सारी हमारे पास टाइप होती हैं। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो मैट्रिक्स की जो टाइप है हम उनको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने से बात क्या है कि कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं कि जो एट आ जाते हैं। जैसे हमारे पास से रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, और उसके बाद हमारे पास से डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। मगर कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग चेंज करते हैं। जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक है, क्यू सिमेट्रिक है। तो ये जो आगे एक्सरसाइज में आते जाएंगे तो हम इनको देखते जाएंगे। तो आज हम जो है वो एक्सरसाइज जो 1 है उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज 1 में हमारे पास क्या पूछ रहा है। तो एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। कि मेरे पास मुख्तलिफ मैट्रिसेस हैं, हमने इनका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर सिंपल है, जो उसने मैट्रिक्स ए दिया है मैं वही में लिखता हूँ कि मैट्रिक्स ए उसने हमें दिया है 2, 3, -5 और 6। 2, 3, -5 और 6। उसने एक मैट्रिक्स दे दिया है ए और कहते हैं मुझे आप ये बताएं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर हमने अभी देखा है कि m × n, यानी m से मुराद रोज है और n से मुराद कॉलम्स है। तो अब रोज कितनी है? तो रोज आप काउंट करें 1 और 2। 2 रोज हैं यानी 2, और कॉलम कितने हैं? कॉलम भी 2 है। तो यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो 2 बाय 2 का बनेगा। यानी इसका नेम क्या है हमारे पास? 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। इसके बाद एक और मैट्रिक्स है, मैं उसको भी लिखता हूँ और उसका भी ऑर्डर देखते हैं और फिर पार्ट 2 की तरफ हम चलते हैं। तो वो है मेरे पास ये ई मैट्रिक्स है, और ई मैट्रिक्स क्या कहता है कि ए डी यानी ए बी सी और डी ई एफ। तो इसका अब ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर सबसे पहले रोज देखें, रोज कितनी है? 3। तो मेरे पास 3 रोज हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये 3 मल्टीप्लाई, अब कॉलम कितने हैं? 2। तो 3 × 2, तो यानी इसका जो ऑर्डर बनेगा मेरे पास वो 3/2 बनेगा।
इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी यही एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि उसने मुझे मुख्तलिफ मैट्रिसेस दे दिए हैं और कहता है इनमें से कौन सा इक्वल है। तो अब जो उसने मैट्रिक्स दिए हैं, मैं दो मैट्रिक्स यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ और फिर मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स, इसको भी देख लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स से बात क्या है स्टूडेंट्स के। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 है। तो ये मैट्रिक्स उसी चीज़ के इक्वल होगा जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 हो। तो ये दोनों मैट्रिक्स अब एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी इनकी जो इंट्रीज हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं, ये दोनों आपस में सेम है। तो ये हम इसे कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। तो मेरे पास उसने मुझे मैट्रिक्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू बुक। इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो ए है, अब वो ए कह रहे हैं कि आपके पास 3 है, ठीक है, हम भी ए 3 के कर लेते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो बी है आपके पास वो है 3 और 5 है, ठीक है, हम सीरीज से लेते हैं। उसके बाद हमारे पास अब वो जो मैट्रिक्स सी है, मैट्रिक्स सी हमसे कह रहे हैं कि वो है जी आपके पास 5 - 2 है। उसके बाद एक और मैट्रिक्स भी मैं लिख लेता हूँ और वो मैट्रिक्स है मेरे पास, मैं कौन सा लिखूँ, ये मैं एक और मैट्रिक्स है मेरे पास आई, इसको मैं अब लिख लेता हूँ। वो है मेरे पास 3 और 3 + 2 मैट्रिक्स है। तो अब आप मुझे ये देखकर ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अगर आप मैट्रिक्स ए को देखें जिसके अंदर 3 है, तो आप मैट्रिक्स अगर सी को देखें तो सी की वैल्यू क्या बनती है, 5 - 2 = 3। तो यानी इसका मतलब क्या है कि ए जो है हमारे पास, जो ए है ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास सी के। और इसी तरह आप अगर बी को देखें तो बी की इंटीज क्या है, 3 और 5। तो आप मैट्रिक्स आई को देखें तो ये क्या है, 3 और 3 और 2 5। तो यानी मैट्रिक्स बी और आई भी आपस में इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स से बात क्या है कि दोनों की इंट्री, दोनों की वैल्यूज आपस में सेम हो। तो अब इसी एक्सरसाइज का जो मेन क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी पूछा जाता है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी व्हिच सैटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो एक मैट्रिक्स की आपने इक्वेशन बनानी है और वैल्यूज फाइंड करनी है। अननोन मेरे पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स उसने दे दिए हैं ए बी सी डी और कहता है मुझे इनकी वैल्यूज आप लोग जो है वो फाइंड करके दें। तो इनकी वैल्यूज अगर मैं सबसे पहले अगर मैट्रिक्स लिखूं तो मैट्रिक्स, चलिए मैं मैट्रिक्स पहले लिखता हूं। मैं मैट्रिक्स है हमारे पास कि a + c और a + 2b और c - 1 c - 1 और 4d - 6 4d - 6। कहता है कि ये मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल है। अब उसको खुद कह रहा है कि मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल है, ठीक है, इसकी बात भी हम मान लेते हैं। और 0 - 7 0 - 7 और नेक्स्ट क्या है 3 और 2d 3 और 2d। अब वो कह रहे हैं कि इक्वेशन बना के मुझे जो अननोन्स मेरे पास वैल्यूज हैं या वेरिएबल्स हैं इनकी मुझे वैल्यूज आप बताएं। तो मेरे पास अननोन वेरिएबल्स ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। तो मैं मुख्तलिफ इक्वेशन बनाता हूँ। तो अभी जब हमने इक्वल मैट्रिक्स देखा है तो हमने एक चीज देखी थी और वो चीज ये थी कि हमारे पास जो फर्स्ट इंट्री है वो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट इंट्री के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a + c हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0 के और a + 2b हमारे पास इक्वल हो जाएगा -7 के और c - 1 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3 के और 4d - 6 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2d। अच्छा, मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ और इक्वेशन के नेमिंग से ये होता है कि क्वेश्चन को सोल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है। अच्छा, अब इक्वेशन 1 को अगर आप गौर से देखें तो इक्वेशन 1 में मेरे पास 2 अननोन वैल्यूज हैं, ये सोल्व भी हो सकता है। इक्वेशन 2 को देखें, ये भी सोल्व भी हो सकती है। इक्वेशन 3 को अगर आप गौर से देखें तो c एक ही अननोन है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास फाइंड आउट हो सकता है। तो यहां से मैं ए जो है इक्वेशन 3 इसको लेता हूं और सॉल्व करने की तो कोशिश करता हूं। तो मेरे पास मैं यहां लिखता हूं टेकिंग
इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 की क्या है मेरे पास c माइनस वन इक्वल टू 3, c माइनस वन इक्वल टू 3 है। c माइनस वन इक्वल टू 3। अच्छा, यहाँ से अब मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक कि यहाँ पे -1 है, तो अगर इसको मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा तो उसका साइन चेंज होगा। तो -1 दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, +1 3 + 1, तो 3 और +1 क्या हो जाएगा 4। तो यानी c इक्वल आ गया है। मैं यहाँ टॉप पे लिख देता हूँ कि जो c का मेरे पास आंसर है वो 4 है, यानी c इक्वल टू 4। मेरे पास एक आंसर आ गया, इसको मैंने साइड पे लिख लिया। अब c का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई है, यानी अब इस इक्वेशन में भी मेरे पास एक अननोन है। यहाँ पे अगर c की वैल्यू इंटर करूँ तो एक आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको अरेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टेकिंग इक्वेशन 1, या आप ये भी लिख सकते हैं, या तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं कि पुटिंग c इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है मेरे पास a + c, तो मेरे पास ये इक्वेशन है a + c इक्वल टू 0। तो अब c की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, क्या है 4 इक्वल टू 0। तो +4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इक्वल टू -4। तो यहाँ से एक आंसर की हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो एक आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो एक आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास a इक्वल टू -4। तो एक आंसर भी फाइंड आउट हो गया है। तो अब यहाँ पे अब a की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास b का आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि पहले दो अननोन थे, अब a की वैल्यू आ चुकी है, तो दूसरे का भी आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ टेकिंग इक्वेशन 2, तो 2 क्या है मेरे पास a + 2b इक्वल टू 7। अच्छा, a + 2b इक्वल टू 7 है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, तो -4 + 2b इक्वल टू 7। अब -4 तरफ लेकर अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस, तो 7। अच्छा, यहाँ पे एक और मिस्टेक है कि यहाँ पे माइनस भी है, -7। तो यहाँ पे -7 ये हो गया, दूसरी तरफ -4 गया तो प्लस हो गया, तो -7 -4 क्या हो गया मेरे पास -3। तो अब ये यहाँ पे 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं 2 दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो b का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास -3/2। तो b का आंसर मैंने फाइंड आउट कर दिया। फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ b इक्वल टू -3/2, मेरे पास आंसर आ गया। अब मेरे पास इक्वेशन है लास्ट वन। अच्छा, तो अब मेरे पास इक्वेशन है फोर्थ वन। तो फोर्थ वन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन 4 देता हूँ और उसको मैं रेट करता हूँ। तो इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 अगर आप गौर से देखें तो इक्वेशन 4 क्या है 4d - 6 = 2d। अच्छा, अब यहाँ से ये 2d इस तरफ अगर मैं लेकर आऊँ तो यहाँ पे प्लस क्या है तो माइनस हो जाएगा, और ये -6 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं जब इक्वल के, जब यानी इक्वल से हम वैल्यूज को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4d, ये +2d इस तरफ आया तो -2d हो जाएगा, और ये -6 तरफ जाएगा तो 6 हो जाएगा। 4 में से 2 - 3 तो 2d = 6। 2 दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो d का आंसर क्या आ जाएगा 2 3 टाइम या 2 3 का 6 होता है। तो यहाँ से d का आंसर भी हमने फाइंड आउट कर दिया है। तो d का आंसर मैं यहाँ लिख लेता हूँ d = 3। अच्छा, अब क्या ये आंसर हमारे ठीक हैं, तो उसके लिए हम एक चेक लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा था कि a + c = 0 है, तो इसको देख लेते हैं कि a + c = 0। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 है, और c की वैल्यू क्या है -4 = 0। तो +4 - 4 आप कैंसिल, क्योंकि 0 = 0। तो ये जो इक्वेशन है, अब बाकी जो है इक्वेशन 2 और 3 के अंदर आपने खुद ये
वैल्यू इंटर करनी है और क्या आपके आंसर ठीक आते हैं और ये मुझे आपने कमेंट में बताना है। तो मैं 4 मान में इंटर करता हूँ, तो 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। अच्छा, अब 4 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 इंटर करता हूँ, माइनस 6 इक्वल टू 2 और यहाँ पे 3, तो 4 3 12 माइनस 6 इक्वल टू 2 3 6, तो 12 6 के 6 इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो वैल्यूज आई हैं ये ठीक है। तो आज हमें डिस्कस की है एक्सरसाइज 1.1, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम 1.2 डिस्कस करेंगे और मैट्रिसेस के जो टाइप्स आएंगे वो भी फिर हम लोग साथ साथ देखते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।